हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिबाइहेकल ऑन-सागर इक्वेशन, या इसको बोलते हैं डिबाइहेकल ऑन-सागर ट्रीटमेंट, या इसको बोलते हैं डिबाइहेकल ऑन-सागर थ्योरी, या इसको डीएचओ थ्योरी भी कहा जाता है। तो इसके बारे में हम आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और ये जो इक्वेशन है ये है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये फॉर ओनली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्यों नहीं है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इसको समझने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो लिंक डाली है जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर है। उसको आप देख लें तो आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है ये समझ में आ जाएगा, साथ ही कंडक्टेंस भी समझ में आ जाएगा। तो ये वीडियो फिर उसके बाद आसानी से आपको समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि डिबाई और ऑनसागर कौन थे। तो डिबाई हकल थ्योरी जो है 1923 में 1923 में दी गई थी डिबाई के द्वारा। ये डिबाई पीटर जे.डब्ल्यू. डिबाई हैं जो कि जर्मनी नीदरलैंड से बिलोंग करते थे। और डिबाई हकल ऑनसागर इक्वेशन उसके 3 साल बाद 1926 में लॉर्स ऑनसागर द्वारा, जिनको कि नोबेल प्राइज भी दिया गया 1968 में, और ये यूएसए नॉर्वे से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने बेसिकली अपना आइडिया जो दिया, उनका आइडिया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पर, कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के आयंस होते हैं वो एक दूसरे के काफ़ी पास होते हैं। तो जब वो आयंस एक दूसरे के पास होंगे तो वो किस तरह का बिहेवियर शो करेंगे, इसके ऊपर उन्होंने बात की थी। तो इसी के ऊपर उन्होंने डाइल्यूशन का प्रयास किया था, कंसंट्रेशन कम करने का प्रयास किया था। तो वो किस तरह से था इसके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो उन्होंने बताया, सबसे पहले हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में जान लेते हैं ताकि आपको जो फंडा है पूरा क्लियर हो जाए। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं ना, बेसिकली उनमें डिसोसिएशन लो होता है। अब डिसोसिएशन लो रहेगा तो नंबर ऑफ आयंस जो रहेंगे वो भी कम रहेंगे। अब जब नंबर ऑफ आयंस कम रहेंगे तो वो क्या रहेंगे, वो एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे। तो जब वो एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे तो इनका आपस में कोई एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं होगा। मतलब इन पर जो है एक दूसरे की, इनकी जो स्पीड पर एक दूसरे का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये फ्रीली मूव करेगा, ये फ्रीली मूव करेगा, दोनों फ्रीली मूव करेंगे। तब यहाँ पे इनको जो है इनके कंडक्टेंस को आर्हेनियस थ्योरी द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। यानी आर्हेनियस थ्योरी इनके कंडक्टेंस को एक्सप्लेन करती है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में ये नहीं होता। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होगा कि डिसोसिएशन ज़्यादा है, मतलब नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा है। अब जब नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा है तो आयंस क्या रहेंगे, एक दूसरे के पास पास रहेंगे। और जब आयंस एक दूसरे के पास पास रहेंगे तो ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे। तो इंटरेक्शन की वजह से आयंस की स्पीड पर इफेक्ट पड़ेगा। मतलब ये केटायन इस एनायन को इंटरेक्ट करेगा, ये एनायन इस केटायन को इंटरेक्ट करेगा। तो जब ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे, आयन आयन इंटरेक्शन जब होगा, तो इस वजह से ये दोनों आयंस फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे सॉल्यूशन के अंदर। तब यहाँ पे आर्हेनियस की थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होगी। तो इसी पर ही डिबाहेगल ऑनसेगर इक्वेशन बनाई गई। तो इसकी चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं डिबाहेगल ऑनसागर थ्योरी या इक्वेशन की, या जिसको डीएचओ थ्योरी भी कहा जाता है इसकी। तो इन्होंने बताया कि जो आयन की स्पीड है उस पर जो इफेक्ट पड़ रहा है, आयन की स्पीड पर जो पड़ने वाला इफेक्ट है, उसको बोलते हैं इंटर आयन इंटरेक्शन इफेक्ट। यानी अंदर के जो आयंस है वो जो अपना इंटरेक्शन उसके ऊपर डाल रहे हैं, वो कहलाएगा इंटर आयन इंटरेक्शन इफेक्ट। तो आयनिक इंटरेक्शन जो होता है नॉन डायरेक्शनल होता है, यानी इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। कैसे, तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पे एक केटायन है, केटायन को, अब ऑब्वियस सी बात है अगर केटायन है तो उसके आसपास, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बहुत ज़्यादा है अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के, तो केटायन को एनायंस घेर के रखेंगे, एनायन को केटायंस घेर के रखेंगे। तो वो जब आपस में घिरे हुए रहेंगे तो वो मूव कैसे करेंगे, वो मोशन कैसे करेंगे, वो फ्रीली यहाँ वहाँ कैसे जा पाएंगे, वो फ्रीली यहाँ वहाँ नहीं जाएंगे। और दूसरी बात, इनकी डायरेक्शन भी नहीं है, इनका कोई डायरेक्शन नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे भी देखिए इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है।
इस एनायन को केटायंस ने घेर के रखा हुआ है। तो इस तरह से नंबर ऑफ आयंस की अधिकता होने के कारण उनकी मोबिलिटी कम हो जाती है। तो मोबिलिटी कम हो जाती है, तो ये जो इस इन आयंस ने इनको घेर रखा है, यहाँ इन आयंस ने, यहाँ केटायंस ने, इसको बोलते हैं आयनिक स्फीयर। तो ये इसका आयनिक स्फीयर कहलाता है। तो आयनिक मोबाइलिटी जो होती है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती। वो डिपेंड, वो भाई उसको मान लो केटायन है तो उसको एनायन छोड़ ही नहीं रहा, मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं है, अपने हिसाब से कहीं भी यहाँ वहाँ मोशन नहीं कर सकता। तो आयनिक मोबिलिटी जो होती है उसको म्यू से शो करते हैं, और आयनिक मोबिलिटी मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जितना आयन मोबाइल होगा, जितना आयन मोबिलिटी करेगा, उतना मोलर कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, या उतना इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। तो आयनिक मोबिलिटी पर ही कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस डिपेंड कर रहा है। तो आयनिक स्फीयर आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है आयनिक मोबिलिटी को अफेक्ट करने वाले, को रोकने वाले सबसे महत्वपूर्ण इफेक्ट, 3 इफेक्ट्स हैं। ये अगर महत्वपूर्ण इफेक्ट हम समझ जाते हैं तो हम आसानी से डिबाई-हकल ऑन-सागर इक्वेशन समझ जाएंगे। रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा। तो आइए इसका इफेक्ट देखते हैं। पहला इफेक्ट जो है एसिमेट्रिक इफेक्ट और रिलैक्सेशन इफेक्ट इसको बोलते हैं। एसिमेट्रिक का मतलब जान गए होंगे आप। एसिमेट्रिक का मतलब अनइवन, यानी बराबर नहीं है, अनइवन है। तो ये होता क्या है इफेक्ट, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो फिर से हमने एक आयनिक स्फीयर ले लिया है, इसको सिमेट्रिक आयनिक स्फीयर हम बोलेंगे, क्योंकि ये एक जैसा है सभी तरह से, तो इसलिए सिमेट्रिक आयनिक स्फीयर है। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जैसे ही हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, कैथोड और एनोड, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है कि जो आयन से, जो सराउंडिंग आयन से वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद अपने इलेक्ट्रोड की तरफ मोशन करने लगे, मूव करने लगे। अच्छा, के एनायन जो है अपने इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगे, तो पर लेकिन फिर भी ये केटायन को छोड़ नहीं रहे हैं, अभी भी मूव तो कर रहे हैं, लेकिन केटायन अभी भी इतना इजीली मोशन नहीं कर पा रहा है, इतना इजीली अपने इलेक्ट्रोड की तरफ नहीं जा पा रहा है, वो धीरे धीरे जा रहा है। पर जैसे ही ये यहाँ से मूव करेगा, अच्छा ये जो पूरा सिस्टम बन गया, इसमें आप देख रहे हो कि एनायंस एक तरफ चले गए सारे, तो एक साइड का ये जो एरिया था वो पूरा एरिया खाली हो गया, वैकेंट हो गया। ये कहलाया एसिमेट्रिक, इसको बोलेंगे एसिमेट्रिक स्फीयर, एसिमेट्रिक आयनिक स्फीयर। तो ये कहलाएगा एसिमेट्रिक आयनिक स्फीयर। अब यहाँ पे इसने, इन्होंने इस केटायन को छोड़ तो दिया है पर पूरी तरीके से नहीं छोड़ा है, फिर भी थोड़ा बहुत इफेक्ट इस पे डालेंगे, फिर भी केटायन इसमें से बाहर निकलेगा, इनसे रिलीज होगा। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही केटायन अपने इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा होगा, उसको दूसरे एनायंस अपने साथ घेर लेंगे, दूसरे एनायंस और आके उसको घेर लेंगे, यानी उसको अपने इलेक्ट्रोड तक जाने नहीं देंगे। और जब ऐसा होगा तो ये रिएक्शन तो फास्ट हो जाएगी, तेजी से ये यहाँ से दूसरी जगह मूव हो जाएगा, लेकिन जैसे ही इसको घेर लेंगे फिर ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। अब इसका मोबिलिटी क्या हो गई, स्लो हो गई। तो ये है एसिमेट्रिक आयनिक स्फीयर। तो इसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस डायग्राम के माध्यम से आपको बताया गया है। तो जब नेगेटिव आयंस पॉजिटिव आयंस को ड्रैग करते हैं, खींचते हैं, तब मोबिलिटी डिक्रीज होती है। और जब मोबिलिटी डिक्रीज होती है तो मोलर कंडक्टेंस भी डिक्रीज होती है। इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक इफेक्ट। तो ये एसिमेट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन भी है, इसको आप लिख सकते हैं। फिर अब हो क्या रहा है वहां पे कि पुराना स्फीयर तो ब्रेक हो गया, लेकिन नया स्फीयर बनने लगा। अब नया स्फीयर जब बनने लगा तो प्रोसेस अब देखेंगे आप कि जैसे ही हमने इलेक्ट्रोड लगाए तो हुआ ये कि जो एनायन से वो अपने इलेक्ट्रोड की तरफ जाने लगे, केटायन अपने इलेक्ट्रोड की तरफ जाने लगा, रिएक्शन थोड़ा सा फास्ट हो गया जाने आने का।
लेकिन लेकिन फिर से उसको किसी दूसरे जो एनायंस थे वहां उपस्थित, उन्होंने उसको वापस घेर लिया, तो रेडिएशन फिर स्लो हो गई, फिर वो अपने आयंस की तरफ जाने से, यानी उसकी मोबिलिटी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह से आयनिक मोबिलिटी पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इस वजह से क्या होगा, एक टाइम का गैप हो जाएगा, एक टाइम का यानी पुराने से नया बनने में थोड़ा समय लग रहा है उनको, तो पुराने से नया बनने में समय लग रहा है, तो एक टाइम का वहाँ पे क्या हो रहा है, गैप बन जा रहा है। तो ये जो टाइम का गैप बन रहा है, इस टाइम को हम बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम, यानी नए से नए पुराने को ब्रेक होने में और नए स्पेयर को बनने में जो टाइम लगता है वो कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम। तो आयन आयन इंटरेक्शन जब डिक्रीज होगा तो कंसंट्रेशन भी डिक्रीज होगी, और इस वजह से एसिमेट्रिक इफेक्ट भी डिक्रीज होगा। यानी अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो आयन आयन इंटरेक्शन डिक्रीज होगा और एसिमेट्रिक इफेक्ट भी डिक्रीज होगा। तो भाई अब हम बात करते हैं आयनिक मोबिलिटी के तीन फैक्टर में से अगले फैक्टर की, जो कि जिसका नाम है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट क्या होता है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म आएगी जिसको हम बोलेंगे सॉल्वेशन। सॉल्वेशन का मतलब आयन सॉल्वेंट इंटरेक्शन, मतलब कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, तो उस सॉल्यूशन में आयंस के सराउंड जो है सॉल्वेंट भी होता है, और आयन के सराउंड जो सॉल्वेंट होता है वो आयन के सराउंड इस तरह का एक लेयर बना लेता है, इस तरह की एक लेयर बना लेता है, इसको बोलते हैं सॉल्वेंट लेयर। और इस तरह का, इससे क्या होता है, आयन का साइज बड़ा हो जाता है, इसको बोलते हैं सॉल्वेटेड आयन। अब जब साइज बड़ा हो जाएगा तो मोबिलिटी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखें, हमने इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं, अब क्या हो रहा है कि जो आयंस हैं वो अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन अब यहाँ पे हिंड्रेंस काम करेगा। हिंड्रेंस क्या काम करेगा कि भाई इसका जो सॉल्वेंट लेयर है और इसकी जो सॉल्वेंट लेयर है, ये एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोकेंगे, एक दूसरे को मूव करने से रोकेंगे, यहाँ पे भी मोबिलिटी कम होगी क्योंकि आयन का साइज भी बढ़ गया है उस वजह से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पॉजिटिव आयन जो होंगे वो कैथोड की तरफ तो मूव करेंगे, बट उनको जो नेगेटिव आयंस में सॉल्वेंट एसोसिएटेड हैं उनसे लड़के जाना पड़ेगा, यानी नेगेटिव आयंस के जो सॉल्वेंट है उनके थ्रू जाना पड़ेगा, तब जाके वो अपने इलेक्ट्रोड तक, कैथोड तक पहुंच पाएंगे। और नेगेटिव आयंस जो मूव कर रहे हैं उनके साथ भी यही बात होगी कि नेगेटिव आयंस को एनोड की तरफ जाना है, लेकिन उनको पॉजिटिव आयंस के सॉल्वेंट जो उनके साथ है उनके थ्रू होके जाना पड़ेगा, तो उनको जाने में भी प्रॉब्लम होगी, दोनों ही आयंस के साथ सेम समस्या होगी। तो आयंस का जो मूवमेंट है इलेक्ट्रोड की तरफ, इन आयंस का जो मूवमेंट है इलेक्ट्रोड की तरफ उसको बोलते हैं काउंटर करंट। ये जो आयंस अपने इलेक्ट्रोड की तरफ जाना चाह रहे हैं लेकिन इनको इनके सॉल्वेंट रोक दे रहे हैं, तो ये जो कहलाता है ये कहलाता है काउंटर करंट। ये जो काउंटर करंट है ये कम हो जाता है, यानी इस काउंटर करंट की वजह से क्या हो रहा है, आयन की स्पीड कम हो जा रही है, इसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। किसकी वजह से, काउंटर करेंट्स की वजह से। काउंटर करेंट्स की वजह से क्या हो रहा है, आयन की स्पीड्स जो है वो कम हो जा रही है, इसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। तो यहाँ आपको इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम अगला हमारा जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं बता दूं आपको कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे या डाइल्यूशन बढ़ाएंगे या कंसंट्रेशन को कम करेंगे, जिससे आयंस डिक्रीज होंगे,
तब इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट और एसिमेट्रिक इफेक्ट भी डिक्रीज होंगे। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर या डाइल्यूशन बढ़ाने पर इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट कम होता है, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक इफेक्ट भी कम होता है। तो अब अगला हमारा जो इफेक्ट है वो है विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। अब विस्कोसिटी क्या होती है आप जानते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के वो आपस में एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोकते हैं, उनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है जिस वजह से मॉलिक्यूल आगे नहीं बढ़ पाते। अगर वाटर और हनी के बीच में आप अगर डिफरेंस देखें तो वाटर जो है इजीली फ्लो कर जाएगा, लेकिन हनी को फ्लो करने में टाइम लगेगा ड्यू टू द विस्कोसिटी। अगर विस्कोसिटी बढ़ाई जाएगी तो आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर ज़्यादा विस्कस होगा लिक्विड तो उसके आयन्स की मोबिलिटी उतनी कम रहेगी। इसी में अगर आयन का साइज बढ़ जाए तो भी आयन की मोबिलिटी डिक्रीज होगी। इसके पहले मैंने आपको बताया कि सॉल्वेशन की वजह से आयन का साइज बढ़ जाता है, इससे भी मोबिलिटी में इफेक्ट पड़ता है, वो डिक्रीज हो जाती है। तो विस्कोसिटी भी इफेक्ट डालती है आयन की मोबिलिटी में। इन सब इफेक्ट के ऊपर डिबायकल-ऑनसागर इक्वेशन दी गई। इन तीनों इफेक्ट के ऊपर डिबायकल-ऑनसागर इक्वेशन दी गई, तो उन्होंने बताया कि कौन कौन से इफेक्ट यहाँ काम करेंगे। अगर फैक्टर्स की बात करें तो वैलेंसी ऑफ आयंस, आयंस की वैलेंसी, इसके थ्रू हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको पोलैरिटी भी बोलते हैं, पोलैरिटी ऑफ आयंस, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आयनिक कंसंट्रेशन, विस्कोसिटी, टेम्परेचर, ये सब इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं आयनिक मोबिलिटी को डिक्रीज करने के लिए या उस पर इफेक्ट डालने के लिए। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस के इक्वल होता है जबकि मोनोवेलेंट आयन हो। यदि कोई मोनोवेलेंट आयन होगा तब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होता है वो मोलर कंडक्टेंस के बराबर होता है, इसका ध्यान रखना है। तब ये जो डिबायकल-ऑनसागर इक्वेशन रहेगी ये मोनोवेलेंट आयंस के लिए दी जाएगी। तो आइए बात कर लेते हैं हम डिबायकल-ऑनसागर इक्वेशन की। तो ऑनसागर इक्वेशन के हिसाब से द मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू द मोलर कंडक्टेंस ऑफ इन्फिनाइट डाइल्यूशन माइनस 82.4 डिवाइडेड बाय eta dt to the power 1/2 प्लस 8.20 into 10 to the power 5 divided by dt to the power 3/2 lambda not m the molar conductance at infinite dilution रूट सी मतलब कंसंट्रेशन। तो ये है डिबायकल इक्वेशन। इसमें आप देख रहे हैं ये जो टर्म लिखी हुई है ये कहलाती है इलेक्ट्रोफोरेटिक टर्म। ये जो टर्म लिखी है ये कहलाती है इलेक्ट्रोफोरेटिक टर्म, और ये जो दूसरी टर्म लिखी हुई है ये कहलाती है एसिमेट्रिक इफेक्ट टर्म। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अभी तक आपने इलेक्ट्रोफोरेटिक टर्म भी पढ़ी, एसिमेट्रिक टर्म भी पढ़ी और विस्कोसिटी भी पढ़ी। तो ये विस्कोसिटी का साइन है एटा। तो यहाँ पे तीनों ही टर्म्स लग रही हैं, इसीलिए तीनों टर्म्स आपको समझाई गई है ताकि आपको ये डिबायकल इक्वेशन इजीली समझ में आ जाए। तो इलेक्ट्रोफोरेटिक टर्म हो गया 82.4 डिवाइड बाय एटा डी टी टू द पावर 1/2 प्लस 8.20 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइड बाय डी टी टू द पावर 3/2, ये इंटू लेमडा नॉट एम, ये एसिमेट्रिक इफेक्ट टर्म कहलाएगी, और ये सब मल्टीप्लाई होगा रूट सी के। तो ये है डिबायकल-ऑनसागर इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में आप देखेंगे कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो नीचे की सभी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, विस्कोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरह से नीचे के जो डिनोमिनेटर हैं वो सारे कांस्टेंट हो जाएंगे। अब ऐसी सिचुएशन में जब वो सारे कांस्टेंट हो जाएंगे तो अगर हम कंसंट्रेशन कम करते हैं तो हमारा मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाएगा।
तब हमारी जो इक्वेशन है वो उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि लेमडा एम इज इक्वल टू लेमडा नॉट एम माइनस ए प्लस बी लेमडा नॉट एम इंटू रूट सी, यानी इलेक्ट्रोफोरेटिक टर्म को हमने एक दे दिया और एसिमेट्रिक इफेक्ट टर्म को बी दे दिया। इस तरह से टर्म्स यूज कर सकते हैं। अब यदि हमको वाटर के लिए कैलकुलेट करना हो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो सारे टर्म्स कांस्टेंट हो जाएंगे जो डिनोमिनेटर वाले हैं। तब ऐसी सिचुएशन में ए की वैल्यू जो है वो 60.2 रहेगी और बी की वैल्यू 0.229 रहेगी। तब यहाँ हम देखेंगे कि जो मोलर कंडक्टेंस है वो मोलर कंडक्टेंस ऑफ इन्फिनाइट डाइल्यूशन से ज़्यादा होगी, क्योंकि कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे डी और टी जो है डिनोमिनेटर में रहते हैं, और जैसे ही डी और टी इंक्रीज होते हैं और डिफरेंस जो है मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इनके बीच का डिफरेंस जो है वो डिक्रीज हो जाता है जैसे जैसे हम डी और टी को इंक्रीज करते हैं। डी यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएंगे तो मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ता जाएगा। और इंटर आयनिक इंटरेक्शन भी क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो ये जो डिबाय-हैकल-ऑनसागर इक्वेशन है ये मोलर कंडक्टेंस को के बढ़ने को बताती है कि डाइल्यूशन, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन किया जाएगा तब मोलर कंडक्टेंस जो है वो बढ़ेगी, जबकि कंप्लीट आयनाइजेशन किसी भी कंसंट्रेशन पर होगा तब मोलर कंडक्टेंस नहीं बढ़ेगी। जब उसका डाइल्यूशन किया जाएगा तब मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगी, ये बताया डिबाय-हैकल-ऑनसागर इक्वेशन में। आई होप कि आपको ये डिबाय-हैकल-ऑनसागर इक्वेशन समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।